दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मशहूर सेज पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड की फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे, द स्कॉलर जिप्सी। इस पर काफी पहले वीडियो बनाने का विचार था, लेकिन अब तक मैंने इस पर इसलिए काम नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि मैं जब तक श्योर नहीं हो जाता कि मैं इस पर एक अच्छी वीडियो बना सकता हूं, तब तक मैं इस पर काम नहीं करता, किसी भी चीज पर काम नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम लोग इस पोएम को ढंग से डिस्कस करेंगे, इसका पूरा आइडिया लेंगे कि इसके अंदर मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या बात की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूं। इस पोएम को 1853 के कलेक्शन पोएम्स में पब्लिश करवाया गया था, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड का फेमस कलेक्शन था। और यह कहानी जो है ऑक्सफोर्ड के एक मशहूर किस्से को बयां करती है, जिसमें एक जवान लड़का उसने अपने करियर को कुर्बान कर दिया था जिप्सीज के साथ घूमने के लिए। जिप्सीज वो होते हैं जिन्हें हम आज यहां पर बंजारे बोलते हैं। जिप्सीज के कस्टम्स को सीखने के लिए, हिप्नोटाइज करना सीखने के लिए वो अपने करियर को कुर्बान कर देता है। उसको यहां पर इस पोएम में ग्लोरीफाई करते हैं यहां पर मैथ्यू आर्नोल्ड। इस पोएम को 10 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। ये वही स्टेंजा है दोस्तों, 10 लाइन स्टेंजा, जिसमें जॉन कीट्स ने अपनी ओड्स को लिखा था। अब बात करें इस पोएम के सोर्सेस की कि इस पोएम को लिखने का आइडिया कहां से मिला होगा मैथ्यू आर्नोल्ड को, तो 17th सेंचुरी के एक फेमस स्कॉलर थे जोसेफ ग्लेनविल। उन्होंने एक वर्क लिखा था, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। इस बुक में एक ऐसे लड़के की कहानी बताई गई है जो अपने करियर को कुर्बान कर देता है, एक तरीके से करियर छोड़ देता है ऑक्सफोर्ड का, पैसों की कमी की वजह से, और जाकर जिप्सीज के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता। फिर उस लड़के को जिप्सीज ने अपने कुछ सीक्रेट्स बताए। वो सीक्रेट जानने के बाद में एक दिन उसके दो दोस्त उसको मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसने क्या सीखा, तो वो बताता है कि इनके पास में कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जिनको मैं अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड ने जब ये पोएम लिखी तो ये पोएम उनकी मास्टरपीस बन गई। चलिए इसको ढंग से डिस्कस करते हैं। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको पूरी पोएम की समरी समझा सकूं। देखो, इस पोएम में ऑक्सफोर्ड के आसपास के गांव के माहौल को दिखाया गया है। स्कॉलर जिप्सी, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, उसको ढूंढने के लिए हमारा पोएट आया हुआ है। एक घूमते हुए शेपर्ड से वो बोलता है कि जाकर अपनी भेड़ बकरियों को देखो, क्योंकि ये शेपर्ड पोएट के साथ में पहाड़ी के टॉप पर है और नीचे उसके साथी शेपर्ड्स उसको आवाज़ लगा रहे हैं, बुला रहे हैं कि नीचे आओ और अपनी भेड़ों को बाहर निकालो। मतलब इसकी भेड़ें भूखी हैं और ये ऊपर क्या कर रहा है, अभी नीचे जाए, भेड़ों को खोले ताकि वो मैदान में घास चर सकें, कुल मिला के टाइम खराब ना करें। हमारा पोएट भी उसको बोलता है कि नीचे जाओ, शाम हो जाए तब वापस आ जाना, जब तुम्हारे दिन भर का काम पूरा हो जाए और चारों तरफ शांति छा जाए। और रात के टाइम पर जब वो कुत्ते भी सो जाए जो भेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए रखे जाते हैं, जब वो भी सो जाए तब आना, ताकि हम लोग उसे ढूंढ सकें। वो यहीं पर पहाड़ियों मैदानों के आसपास रात के टाइम पर घूमता फिरता है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? स्कॉलर जिप्सी की। दूसरे स्टेंजा में पोएट बोलता है कि वो खुद इस खेत के अंधेरे कोने में जाकर शांति से बैठकर इंतजार करना चाहता है। उस खेत में अभी थोड़े टाइम पहले ही एक घास काटने वाला अपना काम कर रहा था, और उस घास काटने वाले ने अपने कपड़े, कुछ मतलब कोट, टलिया, मिट्टी का घड़ा जिस कोने में छोड़ रखा है ना, वहीं पर पोएट जाकर बैठेगा। वो घास काटने वाला सुबह के 12-1 बजे तक धूप में काम कर रहा था, गट्ठर बांध रहा था अपने, और दोपहर के खाने पीने के लिए वो जब वापस आता है तो भी उस वक्त भी हम पोएट को वहीं पर उसी कोने में बैठकर इंतज़ार करता हुआ पाते हैं। जिस कोने में यहाँ पर पोएट बैठा हुआ है वो सबसे ऊंची जगह पर है। वहाँ पर उसे भेड़ों की भी आवाज़ आ रही है, घास काटने वालों की भी आवाज़ आ रही है। तो आप इमेजिन करो कि यहाँ पर पोएट गर्मी के मौसम को कैसे एंजॉय कर रहा है, और अभी इसे पूरा दिन इंतज़ार करना है, मतलब सूरज के ढलने तक इंतज़ार करना है। वहाँ पर नींबू के भी पेड़ लगे हुए हैं, और जब भी आप कभी नींबू के पेड़ के आसपास बैठते हो तो एक मीठी सी खुशबू आती है। उस मीठी सी खुशबू की भी बात करता है पोएट, और वहीं से उसको ऑक्सफोर्ड कॉलेजेस भी दिखाई दे रहे हैं। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि वो काफ़ी ऊपर बैठा हुआ है। अब पोएट के ठीक पास में घास पर एक किताब पड़ी हुई है। दोस्तों अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सी किताब पड़ी हुई है। हो सकता है किसी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। देखो, इस किताब को पोएट कई बार, बहुत बार पढ़ चुका है। और इस किताब को किसने लिखा था? जोसेफ ग्लेनविल ने। इस किताब में एक कहानी है एक ऐसे स्कॉलर बच्चे की जिसने गरीबी के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और फिर वहाँ पे कभी नहीं गया। वो बच्चा कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट था, वो कुछ भी कर सकता था, काफ़ी कुछ उसने किया भी था, लेकिन स्कॉलरशिप उसे नहीं मिली थी और ज़िंदगी चलाने के लिए उसके पास में पैसा नहीं था, तो उसने ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की कि लोग उसके टैलेंट को पहचाने। उसने कई बार कोशिश की, लोगों को अप्रोच किया, लेकिन जब उसके सगे संबंधियों ने, उसके दोस्तों ने, किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की, तो उसने ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया और जाके जिप्सीज को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों जिप्सी का मतलब होता है
हमारे यहाँ पे बंजारे बोलते हैं, वो लोग जो घूमते फिरते रहते हैं, उनके पास में ऐसा माना जाता है कि कोई सीक्रेट नॉलेज होती है, ऐसा गुप्त ज्ञान जो वो किसी को नहीं बताते। तो उसने जब जाके जिप्सीज को ज्वाइन कर लिया तो काफ़ी सारे लोगों ने उससे कहा कि जिप्सीज के साथ घूमकर तुम अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। हालांकि ये सब बोलने वाले बहुत थे, लेकिन जब उसने हेल्प मांगी तो किसी ने हेल्प नहीं की। तो उसने जो किया अपनी मर्जी से किया, वो वापस कभी ऑक्सफोर्ड लौट के गया नहीं। और उसी को इस कहानी में स्कॉलर जिप्सी कहा गया। कुछ सालों के बाद में उसके 2 यूनिवर्सिटी के दोस्त उसे मिले जो उसके साथ में पढ़ते थे। उन्होंने इस लड़के से पूछा कि कैसे तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। तो स्कॉलर जिप्सी ने उन्हें बताया, मैंने इन जिप्सीज के साथ रहकर एक अनोखी चीज़ सीखी है। ये लोग दूसरे आदमी की सोच पर कंट्रोल करना जानते हैं। कहने का मतलब हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और मैं भी इनके साथ इनका ये आर्ट सीख रहा हूँ। अभी तक मैंने कंप्लीट सीखा नहीं है। जब मैं सीख लूँगा तो आ जाऊँगा इस दुनिया में और आकर अपने कुछ लिख कर दुनिया को बता दूंगा कि ये जिप्सीज के पास में कितना टैलेंट है। उस टैलेंट को पूरी दुनिया को बताऊंगा ताकि दुनिया भी उस टैलेंट का फ़ायदा ले सके। बस इतनी सी बात बताई उसने अपने दोनों दोस्तों को और वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद वो किसी को दिखाई नहीं दिया, वापस लौट कर भी नहीं आया। उसने वादा किया था कि मेरी एजुकेशन जब पूरी हो जाएगी मैं लौट कर आ जाऊँगा दुनिया में, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। अब ऑक्सफोर्ड के लोगों में एक अफवाह फैली हुई है कि आज भी वो लड़का दिखाई देता है। ऑक्सफोर्ड के आसपास पहाड़ियों के आसपास घूमता फिरता रहता है। ऐसा समझा जाता है वो एक टोपी सी पहनता है पुरानी सी, और ब्राउन कलर का कोट पहनता है। कहने का मतलब वैसे ही कपड़े पहनता है जैसे जिप्सी पहनते हैं। कोई तो कहता है कि हमने उसे खेतों में देखा था, कोई कहता है हमने टेम्स रिवर के किनारे देखा था, कोई कहता है कि हमने अपने दरवाजे के बाहर देखा था। अब इन सब कहानियों से हमारा पॉइंट बड़ा एक्साइटेड हो गया। उसने बड़ा बेसब्री से पूछताछ करना शुरू कर दी। कोई भी उसे एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था कि उन्होंने उसे कहाँ देखा। तो पॉइंट ने यहाँ पर शेपर्ड से आके पूछना शुरू कर दिया, मजदूरों से आकर पूछना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कोई भी एक स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ऑक्सफोर्ड का एक एक कोना घूम लिया, लेकिन स्कॉलर जिप्सी उसे नहीं मिला। लेकिन बस इतना पता चला है कि वो हमेशा ऐसी जगह पर आपको मिलेगा जो एरिया वीरान हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। जून में गर्म दिन होते हैं ना, तो उस टाइम पर नदी में नहाने वाले लोगों ने कहा था कि हमने गॉडस्टो ब्रिज के ऊपर उसे बैठे हुए देखा था। मतलब गॉडस्टो ब्रिज के आसपास ही था वो। वैसे तो हम लोगों को धुंधला धुंधला ही दिख रहा था, लेकिन जब हम लोग नहाकर वहाँ पर पहुँचे तो हमको वो नहीं दिखा, गायब हो गया वो। तो बीच के कुछ स्टैंजा आपको बताते हैं कि कई औरतों ने उसे देखा, कई जवान लड़कियों ने देखा, कहीं नहाने वालों ने देखा। तो इन सब की कहानियाँ, ये सब अपनी अपनी कहानियाँ बताते हैं कि हमने यहाँ देखा, वहाँ देखा। तो पॉइंट यहाँ पर खुद से एक सवाल पूछता है, कहता है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि देखो अभी 200 साल हो चुके हैं जब उस लड़के ने ऑक्सफोर्ड छोड़ा था। अभी कैसे वो जिंदा हो सकता है? अभी तो मर गया होगा वो। मैं बिना किसी मतलब के परेशान हो रहा हूँ। किसी गांव के किसी कोने में उसको दफना भी दिया गया होगा, और उसकी कब्र भी ऐसी जगह पर बनी होगी जहाँ पर गहरे लाल रंग के फल खिलते हों किसी पेड़ के नीचे। ऐसे पेड़ के नीचे होगी उसकी कब्र, और मैं यहाँ पर फालतू से ढूंढने में लगा हुआ हूँ। देखो आगे वाले स्टैंजा में अपनी ही बात को नकारते हुए पॉइंट कहता है कि नहीं, स्कॉलर जिप्सी अभी मरा नहीं होगा। कि ऐसे लोग कभी भी मौत का शिकार नहीं होते, काल का शिकार नहीं होते। वो एक एक्सेप्शन है। वो कैसे मौत से बचा होगा कि एक आम आदमी जो होता है उसकी ज़िंदगी में झटके आते हैं, सदमे आते हैं, जिसको झेलते झेलते कमज़ोर हो जाता है एक इंसान। लगातार जैसे जैसे गम सदमे आते जाते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में, तो उसकी शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। और इन सब चीज़ों से थक कर हमारा दिमाग हमारी आत्मा को हमारे शरीर से अलग कर देता है। स्कॉलर जिप्सी का ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था। उसने हमारी तरह ज़िंदगी नहीं जी थी। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था। उसकी बॉडी थकी नहीं थी, इसलिए वो मर नहीं सकता। जिस तरह से उसके टाइम के लोग चले गए 17th सेंचुरी के, वैसे ही आज हम 19th सेंचुरी के लोग भी चले जाएंगे, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगा, वो ज़िंदा रहेगा। देखो कहने का मतलब ये थोड़ी सी फिलोसॉफिकल टाइप की पोएम है। यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि वो ज़िंदा रहेगा, शायद ग्लैनवेल की बुक्स में ज़िंदा रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो हमारे अंदर नहीं है। वो इस दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, उनसे करप्ट नहीं हुआ था।
ऐसी चीज़ें जिन्होंने आज के टाइम के इंसान को थका दिया है, पोएट के टाइम के इंसान को थका दिया है, और आज का इंसान बिल्कुल पागल सा हो गया है। हमारे अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा कोई एक लक्ष्य नहीं है। हम इतनी सारी जिंदगियां जीते हैं एक ही जिंदगी के अंदर, आधी आधी जिंदगी जीते हैं, अंधेरे में हम लोग कहीं भटक चुके हैं। हर गुजरता हुआ साल हमारे लिए एक नई निराशा लेकर आता है। हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है जो स्कॉलर जिप्सी में था। उसने अपना ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया और जाकर जिप्सीज को ज्वाइन कर लिया, सिर्फ एक मकसद के लिए। हम में से कितने लोग हैं सिर्फ एक मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी का सब कुछ छोड़ दें? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर भरोसा नहीं है। और पोएट बोलते हैं कि मैं तो ये भी मानता हूँ कि मुझे वो स्कॉलर जिप्सी कहीं ना मिले, कभी ना मिले, क्योंकि हम जब उससे मिलेंगे ना, वो हमारी तरह करप्ट हो जाएगा, हम उसे अपनी तरह करप्ट कर देंगे। ये बीमारी हम उसे लगा देंगे। वो हमारे आसपास ना ही आए तो बेटर है, इसलिए जब भी वो हमें देखता है भाग जाता है अकेलेपन में। इसलिए पोएट मौका देख रहा था कि रात के टाइम पर जब वो बाहर निकलेगा, क्योंकि रात के टाइम पर ही वो बाहर निकलता है, उस टाइम पे उसे कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो उसे करप्ट कर सके। तो रात के टाइम पर उसे मैं ढूंढूंगा, इसलिए वो यहाँ पर पहाड़ के ऊपर कोने में छायादार एरिया में जाके बैठा है, ताकि दिन गुजरे दिन ढले तो मैं उसे ढूंढूं। क्योंकि जैसे ही वो हमारी सोसाइटी से कांटेक्ट करेगा, उसका वो जवान दिल जो है वो वैसा नहीं रहेगा, मतलब सब कुछ उसका ख़त्म हो जाएगा। इसी नोट के साथ वो इस पोएम को ख़त्म करते हैं। देखो दोस्तों, इस पोएम में आर्नोल्ड का वही पेसिमिस्टिक आइडिया उन्होंने फॉलो किया है जो बाकी पोएम्स में उन्होंने अब तक किया था। वो वही चीज़ें बताते हैं कि मॉडर्न इंसान कमज़ोर हो गया है, कितनी भी हाई स्पिरिट का आदमी हो, ये मॉडर्न सोसाइटी उसको कमज़ोर कर देती है। एक बीमारी है, एक के बाद दूसरे को और दूसरे के बाद तीसरे को लगती जा रही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समरी के साथ साथ आइडिया भी पता चल गया होगा इस पोएम का। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ढंग से समझ में आया होगा। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की है, जो भी चीजें मैंने हाईलाइट की है उनको प्लीज नोट कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।